सेकेंड यूनिट में सबसे पहले देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है पिछले 5 साल से। ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पेडागोजिकल एनालिसिस को डिफाइन कीजिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना, एनालाइज करना किसी भी चीज़ को। और पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग। जो भी एनालिसिस बेस्ड होती है पेडागोजी के ऊपर, उसे कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। जैसे एक ईजी एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। एक कप ऑफ टी है, चाय बनाने के लिए कोई बंदा अगर सोचता है पेडागोजिकल एनालिसिस के थ्रू कि भाई चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले पानी चाहिए, फिर चीनी चाहिए, फिर टी चाहिए और फिर मिल्क चाहिए, तो ये चीज़ें मतलब सारी कंबाइन करके एक डेफिनेट टेम्परेचर पे हम इसे उबालेंगे, तब हमें जाके चाय मिलती है। तो इसी को कहते हैं पेडागोजी एनालिसिस कि भाई प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग या सेपरेट करना थिंग्स को छोटे भाग में, उसी को कहते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, जैसे कि आपका सिलेबस है, अगर हम इन्हें पार्ट्स में ना डिवाइड करें, पूरी बुक को एक ही चैप्टर रखें, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। और अगर हम इन्हें पीसेज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड किया, यूनिट्स को सब यूनिट्स में, सब यूनिट्स को टॉपिक्स में, और टॉपिक्स के बाद उन्हें सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया, तो उसे कहते हैं पेडागोजी ऑफ एनालिसिस। और ये की किस ले जाती है, रोल क्या है इसका टीचिंग में, कि एक तो स्मूथली चलता है आपका सारा सिलेबस, एक कॉन्सेप्ट बच्चों के बहुत अच्छी तरह क्लियर होते हैं, वीक पॉइंट नहीं रहता है कोई भी, टाइम इसमें टाइम टेकिंग जरूर है ये, लेकिन इसमें जो है बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चे के टाइमली, बिकॉज ये मेजर एंड माइनर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिखाया जाता है, इसलिए बच्चे को ये दिक्कत नहीं रहती कि पहले वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ ही नहीं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो इसमें पीसेस वाइज सिखाया जाता है। एक दिन का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आज ये क्लियर हुआ आपको, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए और वो चीज़ क्लियर हो गई उनके। तो इसी को कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। इसका प्रोसेस क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी कंटेंट का सबसे पहले उसकी ऑब्जेक्टिव की फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। जो कंटेंट बनाते हैं हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसमें मेथड कौन से यूज करेंगे टीचिंग के, या कौन से टीचिंग एड यूज करेंगे, उसको समझा जाता है। फिर उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन कि भाई बच्चों को अच्छी तरह समझ आया है या नहीं, उनका टेस्ट लेके, ओरली किसी रिटर्न में टेस्ट लेके कुछ भी समझ के इवैल्यूएट करेंगे कि भाई हाँ बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आ चुका है। देन इसके बाद क्वेश्चन आता है जो 16 मार्क्स में आता है, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। ये इसमें देखिए ये आए हुए हैं पिछले 5 साल के पेपर्स में। तो इसमें क्या है कि आपका पेडागोजिकल सिंपल इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स भी पूछ सकता है कि आपको क्या क्या बताना पड़ता है। देन उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे, जैसे कभी फोटोसिंथेसिस आ जाता है, कभी फूड चेन आ जाता है, कभी सर्कुलेटरी सिस्टम, कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स में पक्का है। इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है प्रॉपर। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हर चीज़ जो है फूड के लिए ही, फूड जो है हर किसी के जीने का एक सहारा होता है और हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एनिमल है, चाहे प्लांट है और चाहे ह्यूमंस हैं। तो लेकिन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब ये समझिए इससे कि इसमें क्या होता है, पानी आया, पानी एब्जॉर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, कैसे, डिफ्यूजन ऑफ एटमॉस्फेयर से। देन ऑक्सीजन जो है आउट हो गई इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू, एंड ये आपका शुगर आउट हो गई है इसमें। देन क्या होता है, सनलाइट से ये एनर्जी लेता है, जो इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये इसका कलर ग्रीन है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल एंड लाइट मिलके जो है इस पूरे फोटोसिंथेसिस को पूरा करते हैं। जैसे कि हम रिएक्शन के थ्रू सीखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स हुए, लाइट मतलब सनलाइट आई, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उन्होंने ग्लूकोज को, वाटर को और ऑक्सीजन को आउट कर दिया। तभी हम कहते हैं ना कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे चाहिए। पौधे किस लिए चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए एक जीवन का काम करती है, क्योंकि ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब इसमें इसका पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे होगा, ये देखिए। पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि उसमें सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस आएगा। कंटेंट एनालिसिस में आपको क्या क्वेश्चंस बनाने हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है उसको डिफाइन कीजिए, उसके मीनिंग को पूरे को समझाइए। देन उसके बाद उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, प्रोसेस कैसा है, पूरे में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्यों होंगी और कैसे होंगी, ये दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं। फैक्टर्स जो हैं, जैसे सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का, वाटर का क्या रोल है, वो पूछ सकते हैं। ऐसे ही यूजेस एंड सिग्निफिकेंस क्या है इनके। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपको ये रट के जाने हैं, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये सिर्फ इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि कंटेंट एनालिसिस, आपका यहाँ पर भी कंटेंट एनालिसिस यही रहेगा। ऐसे ही आपका रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें भी कंटेंट एनालिसिस ऐसा ही रहेगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन पूछनी है। डेफिनेशन के बाद क्या समझते हैं आप, उसके डेफिनेशन पहले डाइजेशन की पूछी, जैसे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या समझते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या रोल होता है। देन उसके बाद ये तो आपको इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कंटेंट
कंटेंट एनालिसिस में, क्योंकि अलग हर सिस्टम के अलग अलग क्वेश्चंस इन्होंने एक साथ डाल दिए हैं, जबकि अगर या तो क्वेश्चन आएगा डाइजेस्टिव पे या सर्कुलेटरी पे या रेस्पिरेटरी पे या एक्सक्रीटरी पे आएगा क्वेश्चन, सबका एक साथ नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये इनके पार्ट्स दे रखे हैं कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछनी है उस पर्टिकुलर सिस्टम की, फिर उनके ऑर्गन्स अगर दे रखे हैं तो उनका क्या क्या रोल होता है वो कंटेंट एनालिसिस में आएगा। सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में आपका ये है कि डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए बच्चों को, ये समझ आ जाना चाहिए कि ग्रीन कलर किस वजह से होता है, सूर्य की रोशनी किस लिए जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का क्या बैलेंस होता है, ये ऑस्मोसिस क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को मेंटेन कैसे किया जाता है, इकोलॉजी में क्या काम आता है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आप जो ऑब्जेक्टिव हैं कि बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप इसमें उतार सकते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम से आप क्या चाहती हैं एज अ टीचर, कि बच्चों को ये चीज़ ये सीख जानी चाहिए आफ्टर द टॉपिक। तो उसमें कि उन्हें टर्म्स पता हो कि क्या होते हैं, डाइजेशन क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सारी डेफिनेशन पहले, तो फिर ऑर्गन्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, फिर उन्हें कि फूड कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब हर चीज़ जो भी आपको लगता है कि एज अ टीचर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन में आ जानी चाहिए। देन लिस्टिंग ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में वही सेम रहेगा। लेक्चर मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है। डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डेमो मेथड, कि भाई किसी भी चीज़ को पहले ही ब्रीफ में बता दिया, मतलब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ाने से पहले ब्रीफ में बता देंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होता है वो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को बाहर निकाल देता है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस तरह से फूड बन जाता है, तो ये होता है डेमो। देन उसके बाद डिवाइसेस कौन कौन सी यूज होते हैं, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, नरेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसमें कि आप चार्ट पेपर्स, ये एड कौन कौन से यूज होते हैं टीचिंग एड, कि आप चार्ट पेपर्स यूज कर सकते हैं, चौक एंड बोर्ड का यूज कर सकते हैं, आप इनको स्लाइड्स के वे में दिखा सकते हैं, आप फोटोसिंथेसिस जो है आप इनको एनवायरमेंटल में जाके ऑडियो विजुअल दिखा सकते हैं ताकि बच्चे और ज्यादा अच्छी तरह समझे। फिर इवेल्युएशन आता है। इवेल्युएशन मतलब बच्चे आपको किस तरह से बताएंगे कि हाँ हमें ये चीज याद हो गई है, तो आप बच्चों का टेस्ट किस तरह से लेंगे, या तो एक्से टाइप क्वेश्चंस बना देंगे, बड़े बड़े 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रखे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस को डिटेल में बताइए, या रिएक्शंस बताइए अच्छी तरह से उसकी क्या होती हैं, हर चीज की प्रेजेंस बताइए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब 4-4 नंबर के क्या क्वेश्चन बना सकते हैं आप, तो वो अपने हिसाब से आप कुछ भी बना के पूछ सकते हैं कि बच्चों का आप टेस्ट कैसे लेंगे एज ए टीचर। जैसे मैं खुद एक टीचर हूं, तो आप एक टीचर होते हुए आप कैसे बच्चे से पूछेंगे कि उसको फोटोसिंथेसिस समझ आ गया, तो वो क्वेश्चंस आपको एक टेस्ट सेट करना है, तो वो क्वेश्चंस इसमें देने हैं आपको। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसमें सबसे पहले इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन का मतलब है कि फूड हमने लिया माउथ के थ्रू अंदर, देन वो उसके बाद जो है कन्वर्जन हुई फूड की, नॉन एब्जॉर्ब फूड जो था वो एब्जॉर्बेबल फूड बन गया, मतलब जो हमने लिया था वो एब्जॉर्बेबल बन गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। देन उसके बाद एब्जॉर्बल जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट हुआ, डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में गया, ब्लड में गया, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो गई उसकी, और ये कहाँ होता है प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन विली में होता है। देन एब्जॉर्ब फूड जो है उसने अपना यूज स्टार्ट कर दिया, कि मतलब उसका क्या काम है, रोल क्या है उसका बॉडी में, वो करना स्टार्ट कर दिया, उसे एसिमिलेशन कहते हैं, कि भाई पहले जो चल रहा था उसमें ऐड कर दिया, मतलब अपना रोल स्टार्ट कर दिया उस फूड ने। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि डिफिकेशन कहते हैं जिस मेथड को, कि जो फूड हमारे पचा नहीं, वो वेस्ट है, वो निकलना है बाहर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ये, बैक्टीरिया जो है वो फीसिस में चेंज हो जाते हैं और एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इस पे भी यही सेम क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थोड़ा ब्रीफ में समझ लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले नेजल पैसेज आ जाता है, नोज का होता है हमारा, इसमें स्निफिंग होती है। ये क्या होता है? इनर कैविटी जो होती है नोज की, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से पूरी की पूरी ढकी हुई होती है, ठीक है, लाइन होती है वो। और म्यूकस जो है कम से कम 1/2 लीटर म्यूकस एक दिन में सिक्रीट कर देती है ये जो मेम्ब्रेन होती है। तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल ये होता है कि कोई भी जो बाहर का पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे सैंड है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, उसे अंदर एंट्री नहीं लेने देती। और दूसरी बात, जो एयर अंदर जाती है उसे मॉइस्ट रखती है ताकि वो बाहर का और अंदर का लेवल मेंटेन कर सके। देन होते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं? जो कि आपके नेजल कैविटी के पीछे सिचुएटेड होते हैं और जो ट्रैकिया के साथ जाके कनेक्ट होते हैं आगे। और लैरिंग्स का क्या काम होता है? जो कि वॉइस बॉक्स होता है, जो कि अपने साउंड के लिए, जो हमें साउंड आती है वो इसी से आती है, लैरिंग्स से ही आती है। और लैरिंग्स का काम क्या होता है? फेरिंग्स को एंड ट्रैकिया को आपस में जोड़ता है। लैरिंग्स के सबसे पहले एंट्री के टाइम एक थिन ब्लेड लाइक डोर होती है, उसको कहते हैं एफिगेटी। एफिगेटी का मतलब यूज क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो उसका क्या रोल होता है कि जब जैसे ही हम खाना खाएंगे ना, कोई भी पार्टिकल अगर मान लीजिए फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाता है बोलते टाइम, क्योंकि ये ढक्कन ओपन हो जाता है फिर बंद हो जाता है, फिर ओपन होता है फिर बंद हो जाता है, खाना खाते टाइम ये ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे
वॉइस निकलेगी तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल अगर इसमें कोई आ भी जाता है तो ये उसको बाहर निकाल देता है ताकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स तक ना पहुंचे। देन उसके बाद ट्रैकिया जो है, फेरिंग्स ट्रैकिया से मिट गया, ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के बाद वो थोरेसिक कैविटी तक जुड़ता है। और ये ट्रैकिया क्या होता है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में आगे डिस्टिंग्विश हो जाता है, क्लासिक मतलब बढ़ जाता है भाग में। देन उसके बाद राइट ब्रोंकाई राइट लंग से, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग से। राइट लंग जो होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग के थोड़ा सा बड़ा होता है। लंग्स होते क्या हैं, लंग्स जो होते हैं वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेड कलर के होते हैं। और लंग्स का काम क्या होता है, ये जो हमारी गैसेस कह लीजिए, इनका एक्सचेंज यहीं से होता है। लंग्स जो होता है वो न्यूरल मेम्ब्रेन से पूरा का पूरा कवर्ड होता है, जो कि होती है आपकी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत ज्यादा गुच्छा होता है, बहुत कंजस्टेड साइज का नेटवर्क होता है। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को इन करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। इसमें प्रोसेस कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है सबसे पहले, जिसमें ब्रीदिंग आती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आती हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है, इंस्पिरेशन है सबसे पहले। इंस्पिरेशन मतलब इन, गैस का इन होना, मतलब एयर जो आती है एनवायरमेंट से उसको नेजल पैसेज के थ्रू लंग्स में डालता है। और जब तक डालता रहता है एयर को, जब तक कि अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन मतलब इंस्पिरेशन मतलब इन, एक्सपिरेशन मतलब आउट। ये आपकी जो एयर होती है उसे आउट कर देता है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं इनसाइड दी लंग्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन अंदर होती है। ट्रांसपोर्टेशन होती है गैसेस की, गैस फ्रॉम लंग्स, जो कि आपके बॉडी के सेल्स तक जाती हैं, एक एक सेल्स तक, और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मैंने आपको बता दिया अब डिटेल में। अब इसकी पेडागोजी कैसे करेंगे वो सेम ही है कि इसमें कंटेंट एनालिसिस होती है सबसे पहले, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे आपको बच्चों को समझाना है। ये पीसेज में डिवाइड किया है, पहले कंटेंट समझाएंगे उन्हें, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताएंगे। देन उसके बाद कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज आप यूज करेंगे, एक्टिविटीज कौन सी करवाएंगे ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर उनका टेस्ट किस तरह से लेंगे, उसमें क्या क्या यूज होता है, ये मैंने सारा आपको बता दिया। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन देखिए एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें कि इंसान जो है फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिराफ है, जिराफ ट्रीज खाता है, शर्ब्स खाता है, लेकिन लॉइन जिराफ को खाता है। तो ये एक फूड चेन बनी हुई है कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इस टाइप से एक पूरी चेन बनी हुई है। और इस पूरे पिरामिड को हम, इस पूरे इंटरकनेक्टेड को हम बोलते हैं फूड वेब। वेब का मतलब एक जाला सा बना हुआ है जिसमें कि इंटरकनेक्टेड है। तो ये बैलेंस कैसे रहेगा, ये बैलेंस जब ही रहेगा जब सारी स्पीशीज का जो वो है, लिविंग स्पीशीज जो हैं इसी क्वांटिटी में रहें। उनकी ज़्यादा, एक किसी की अगर ज़्यादा होगी पॉपुलेशन और किसी की कम हो गई पॉपुलेशन, ज़्यादा मर गए कोई स्पीशीज और कोई स्पीशीज बहुत ज़्यादा होगी क्वांटिटी में, तो ये जो सारा इकोसिस्टम है ये गड़बड़ा जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये है, मान लीजिए ये इसे खाता है, ये इसे खाता है और ये इससे खाती है। अगर मान लीजिए इन सब में से किसी की भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है या किसी की भी पॉपुलेशन घट जाती है तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। यही होती है इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजिकल बैलेंस होता क्या है, अब मेरे से समझिए। वो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है जब आपकी बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस के बीच में जो कोरिलेशन होता है, जो बैलेंस बनता है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल। एबायोटिक कौन से होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, और बायोटिक कौन से होते हैं, सारे लिविंग सब्सटेंसेस बायोटिक में आते हैं आपके। तो इकोलॉजिकल बैलेंस हम किसे कहेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस कहेंगे जो कोई एग्जिस्टेंस होती है सारे ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो बायोटिक हैं चाहे अबायोटिक हैं, वो पीसफुल स्टेट में रहें, पर्टिकुलर एक उनकी जो है एग्जिस्टेंस बनी रहे, उसी को कहते हैं। ये देखिए डेफिनेशन जैसे दे रखी है, इकोलॉजिकल बैलेंस स्टैंड्स फॉर द स्टेट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस वेयर ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग विच बिलोंग्स टू दी आवर बायोस्फीयर रिसाइड टुगेदर इन अ सक्सेसफुल मैनर। तो इसे वो कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। और डिस्टर्ब कैसे हो जाता है ये मैंने आपको बता दिया, किसी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, किसी की पॉपुलेशन एकदम डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इसमें जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दो ही आते हैं इसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन, और वो और करके मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया। एक तो पेडागोजिकल एनालिसिस आएगा, किसी भी चीज का आ सकता है, सेम क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस लिखा जाएगा, देन ऑब्जेक्टिव, देन उसके जो मेथड्स हैं और टीचिंग एड्स हैं, देन उसके बाद इवेल्युएशन का। वही सेम चीज हर किसी में आएगी, टॉपिक कोई भी दें। और एक क्वेश्चन आएगा आपका हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट पे। हेरिडिटरी होती क्या है, देखिए जो चीज हमें पेरेंट्स से मिलती है उसे हेरिडिटरी कहते हैं। कोई भी चीज जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है उसी को हेरिडिटरी कहा जाता है। द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स द एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज हेरिडिटी।
और ये भी हमने हेरिडिटी समझ ली। अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी क्या है। देखिए हर किसी में क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में। तो उसका 23 पेयर्स का मतलब है 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि इक्वली हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, फादर से एंड मदर से। तो वो जो क्रोमोसोम है जिसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसे जीन बोला जाता है। उस जीन की वजह से सिमिलैरिटी आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो इनहेरिट होती है उस जीन्स की वजह से होती है। तो अब ये कैसे पता लगे कि किसके ऊपर बच्चा जाएगा, फादर के या मदर के ऊपर? देखिए जिसकी जीन्स जो हैं ज्यादा डोमिनेटिंग होंगी बच्चा बिल्कुल वैसा ही होगा, फिजिकली भी इंटेलिजेंस भी। एंड जिसकी रिसेसिव होंगी उसके पे बच्चा नहीं जाएगा। रिसेसिव मतलब दबी हुई, ज्यादा वो उभर नहीं पाई हैं। और डोमिनेंट मतलब कि जो दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग होता है, मतलब कि उससे ज्यादा ताकतवर होता है। तो जो ताकतवर होंगी जिसकी जीन्स, वो उसी जैसा बच्चा बनेगा। इसमें आता है हेरिडिटरी एंडोमेंट। एंडोमेंट में मतलब क्या होता है कि जब एक जीन्स बच्चे को मिल गई हैं, जो क्रोमोसोम बच्चे में चले गए हैं 23 पेयर्स, जो किसी के भी उसमें से डोमिनेंट हो किसी के भी रिसेसिव हो, वो चीज चेंज नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। जो जैसी जीन्स बच्चे में चली गई हैं वो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये नेचुरल फिनोमिना है। देन उसके बाद है सेक्स ऑफ द बेबी। सेक्स कैसे पता लगेगा बच्चे का? देखिए हर किसी में जो इंडिविजुअल होता है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 22 पेयर्स तो मैन और वुमेन के बिल्कुल सेम होते हैं। जो एक क्रोमोसोम का पेयर होता है वो डिफरेंट होता है, जिसे कि सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जिसे कि XX एंड XY क्रोमोसोम भी बोला जाता है। जो XX क्रोमोसोम होता है वो होता है वुमेन का, और जो XY क्रोमोसोम होता है वो होता है मेल का। तो इसलिए जब ये कंसेप्शन होती है, तो अगर एक्स की कंसेप्शन जो है वाई से होती है तो वो मेल चाइल्ड होगा, और अगर एक्स की जो है कंसेप्शन एक्स से ही होती है तो वो फीमेल चाइल्ड होगी। नंबर ऑफ बेबीज आ जाते हैं। अब नंबर ऑफ बेबीज में क्या है, ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, क्वाड्रपल्ट होते हैं, क्विंटेपल्ट होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस और फेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल जो होते हैं, जैसे कि एक ओवम जो फर्टिलाइज हुआ था, जाइकोट बना है, वही जो है स्प्लिट हो जाए 2 में, मतलब एक ही बना था, एक ही एग जो है, ओवम जो है फर्टिलाइज हुआ था, लेकिन वही आगे 2 हिस्सों में बट जाए, तो वो उनका सेम सेक्स होता है, दोनों बच्चों का सेम क्रोमोसोम्स जाते हैं, दोनों के अंदर सेम जीन्स बनती हैं, सेम शक्ल होती है, सेम कलर होता है, फिजिकली सेम होते हैं, मेंटली सेम होते हैं वो दोनों बच्चे। और जो फ्रेटर्नल मतलब नॉन आइडेंटिकल होते हैं, उसमें क्या होता है कि मदर की तरफ से मैच्योर्ड ओवा एक होने की बजाय 2 ओवम होते हैं मैच्योर्ड, और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो वो क्या बनते हैं फिर? 2 जाइगोट बन जाते हैं। तो उसमें जो है सेक्स अलग हो सकता है, क्रोमोसोम्स दोनों में अलग होते हैं, और उनकी जो जीन्स होती हैं, क्रोमोसोमल जीन्स, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो वो बॉय एंड गर्ल भी हो सकते हैं, फिजिकली वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं, किसी टाइप से भी हो सकते हैं। वो जो हेरिडिटरी लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपकी कईयों की देखा होगा अपने हाथ में 6 उंगलियां होना, या फिर किसी को भी किसी की हाइट छोटी होना, किसी के गंजापन आना, ये सब जो है हेरिडिटरी लिंक डिसऑर्डर आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। डायबिटीज भी जो है वो भी एक हेरिडिटरी डिजीज ही मानी जाती है। देन आती है आपकी लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी में क्या आता है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब पेरेंट्स जैसे थे वैसा ही आगे जीन्स ट्रांसफर हुआ, मतलब सिमिलर हैं, बच्चे भी वैसे ही हुए हैं, इंटेलिजेंस भी वैसी है, फिजिकली लुक भी वैसा है। ब्लैक का बच्चा ब्लैक होगा, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, व्हाइट का व्हाइट होगा। लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या होता है? जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स छोटी हाइट के हैं तो बच्चा भी छोटी हाइट का हो, मतलब कि वेरिएशन आ जाए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट जीन्स में वेरिएशंस आ जाए, उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। कि छोटे माँ बाप का बच्चा लंबा भी हो सकता है, जो डल है माँ बाप उनका बच्चा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। देन आता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, मतलब रिटर्न। रिग्रेशन का मतलब है रिटर्न, कि भाई फिजिकली जैसे बच्चा जो है, एक पेरेंट जो है वो स्ट्रांग है, तो बच्चा भी स्ट्रांग बनेगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं बना जितने की फादर मदर हैं। बच्चा लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं बना जितने की फादर मदर है, मतलब एवरेज कंडीशन में वो रह गया, तो उसे कहा जाता है कि भाई जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है। क्योंकि कई बार जो टैलेंटेड पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके जो आगे क्रोमोसोम्स गए हैं, वो अगर मान लीजिए वही जर्म सेल्स आगे प्रोड्यूस हुए हैं, तो जो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, एवरेज जर्म सेल्स थे, तो बच्चा भी एवरेज ही बनेगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के जीन्स कनेक्ट हुए हैं, किस टाइप के क्रोमोसोम कनेक्ट हुए हैं।
अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट देखिए, समझिए एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें कि प्लांट एनिमल सब जीते हैं, वो एनवायरनमेंट होता है। लेकिन हमारी सराउंडिंग जो है वो भी हमारा एनवायरनमेंट ही कहलाया जाता है। तो हेरिडिटरी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है बच्चे की ग्रोथ, लर्निंग, सब चीजों के लिए। बच्चे की ग्रोथ इससे हो सकती है हेरिडिटरी से, लेकिन उसकी लर्निंग किससे होगी? अच्छा एनवायरनमेंट मिलने से ही उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। देखिए सबसे पहले जब जाइगोट बनता है, मदर के मतलब मदर का जो है जाइगोट बना है और अभी जो है वो वहां पर मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे वॉर्म के अंदर, तो उस टाइम तो वो मदर के नरिशमेंट और उसके ऊपर चलेगा कि भी मदर क्या खा रही है, मदर कैसी बैलेंस डाइट ले रही है, मदर क्या थिंकिंग कर रही है। लेकिन जैसे ही बच्चा बोर्न होता है तो वो अपने आसपास के एनवायरमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि एनवायरमेंट जो है वो बहुत हद तक जो है इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने बोला था, अगर मुझे कोई इन्फेंट दे दिया जाए तो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, बिकॉज जो छोटा बच्चा होता है उसमें इनहेरिट जीन्स आती हैं, लेकिन अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो बड़ा होकर कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए वो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे। अब जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है इन दोनों की वो क्या है? जैसे कि इनसेपरेबिलिटी, कि भाई ये एक दूसरे से सेपरेट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जैसे हेरिडिटी एक पर्सन बना रही है, वो इनबिल्ट है उसके अंदर, मतलब भगवान की देन है, नेचुरली आई है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज देता है। मान लीजिए कोई बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं है कि उसमें अच्छे जीन्स नहीं आए हैं, कि भी उसमें कुछ मेंटली डिसऑर्डर है, स्लो लर्नर है या कुछ भी है। अगर उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिले, टीचर ऐसे मिले जो कि उसके ऊपर डेडिकेटेड हो, अगर वो स्लो लर्नर है तो इंडिविजुअल समझ के उसे उसी अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो वो क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी गेन करके वो भी अच्छा आगे जो है इंटेलिजेंट बंदा बन सकता है। तो ये होता है, इनसेपरेबल हैं ये दोनों। नेक्स्ट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है और उसे एक्सीलेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो आप, तब भी जो है वो नहीं सीखेगा। मान लीजिए उसको कोई चीज़ समझ ही नहीं आती, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है जो टीचर पढ़ा रही है, चाहे आपने एनवायरनमेंट पीसफुल दे रखा है सभी बच्चों को, तो उसको वो चीज़ नहीं समझ आएगी जब तक वो अंदर से अपनी कैपेबिलिटी नहीं लाएगा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, भाई उसके पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट है, उसका घर का माहौल ऐसा है कि भी उसको पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है स्कूल में, या फिर टीचर उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रही है, तो ये चीज़ें दोनों एक दूसरे से मिलकर ही चलती हैं। होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, बिल्कुल इक्वली रोल प्ले करते हैं दोनों और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देन आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या है इन दोनों का लर्नर की डेवलपमेंट में। देखिए ग्रोथ जो होती है वो हेरिडिटी से मिलती है हमें, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ है, चाहे वो मैच्योरेशन है, कोई भी चीज़ आती है वो सारी हमें हेरिडिटी से ही मिलती हैं। तो और लर्निंग जो है ये हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, क्योंकि लर्निंग सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है कि आपको हेरिडिटी से कितनी मिली है थिंकिंग पावर, वो से उस पर डिपेंडेंट नहीं, या फिर आप सिर्फ स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर का फोकस कितना है आप पे, एजुकेटर जो अलग अलग होते हैं, पेरेंट्स आपको क्या सिखा रहे हैं, आप एनवायरनमेंट से क्या सीख रहे हैं, आप पार्क में क्या सीख रहे हैं, हर जगह से आपको लर्निंग मिलती है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। इसका मतलब हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट एक दूसरा दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। हेरिडिटरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको एक अच्छा लर्नर बनाने के लिए, आपको अपना गोल अचीव करने के लिए। अगर आप फिजिकली आप में डिफरेंस है कि भाई एक बंदा तगड़ा है, एक बंदा बहुत ही कमजोर है, लेकिन टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है उन्हें फिजिकली डेवलप करना। इनबोर्न कैपेसिटी जो होती है डिफरेंट होती है हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग, लेकिन माइंड रीड करके टीचर को पता है कौन सा स्लो लर्नर है, कौन सा तेज लर्नर है, उनको उसी के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उनको समझ पाना, और टीचर का काम है उनको लर्न करवाना। अब हर बच्चा जो है उनमें एक एबिलिटी नहीं होती है, कई जो है होमवर्क अच्छा करते हैं, कईयों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, कई बोलने में अच्छे होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको काम देना, अकॉर्डिंगली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना वो टीचर का रोल होता है। अर्बन के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जो शहरों में रहते हैं और गांव में रहते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं एबिलिटीज में, तो वो टीचर का काम है कि उन दोनों को किस तरह से एक तराजू में लाए। कई लेस टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कई टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनका बिहेवियर नाप के उनको राइट काइंड का काम देना वही आता है इसमें। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट कैसा होता है? चाइल्ड जो है ज़्यादातर टाइम अपने फैमिली के साथ रहता है, नेबरहुड के साथ रहता है, प्ले ग्राउंड में बिताता है, तो ये सब चीज़ होती है, हर चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। तो टीचर को अपने माइंड में ये चीज़ रखनी चाहिए कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चाइल्ड को जो है वो मटेरियल दे, चाइल्ड को वो स्टडी करवाए, चाइल्ड को वो डेवलप करने की कोशिश करे। गुड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जाए, शोर शराबा ना हो जहाँ पे वो रहे, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखे टीचर कि भाई ये उसका इंटरेस्ट है तो
मैं आज पढ़ाती हूँ ये चीजें हैं, बैलेंस्ड उसको एनवायरनमेंट मिले। ऐसा ना हो सिर्फ हमेशा जो है टीचर ही बोलती जा रही है उसको खुश रखने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उसके साथ कभी स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, कभी आपको सॉफ्ट भी होना बहुत जरूरी होता है। मोरली साउंड और अमोरल मतलब कि आप क्या बनेंगे, आप जेंटलमैन बनेंगे या फिर एक बैडमैन बनेंगे, वो एनवायरनमेंट पे ही डिसाइड करता है। एक साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी कि आप मुझे सिर्फ एक इन्फेंट ला के दो, मैं उसे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, उसे पिक पॉकेटर भी बना सकता हूँ और उसे सब कुछ बना सकता हूँ। वो सारा डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे। हेरिडिटरी से ये चीज नहीं मिलेगी कि भाई मान लीजिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा हुआ है, इंटेलिजेंट पेरेंट्स के एक बच्चा हुआ है, उस बच्चे को अगर इन्फेंसी में ही किसी चोर के या किसी के हाथ वो लग जाए तो वो बड़ा होकर वही बनेगा जैसा उसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो टीचर को ये चीज, अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज सारी नजर में रखनी चाहिए। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है।